हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे पटेल कंप्यूटर जी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको टैली RP9 के अंदर सिखाऊंगा कि टैली में ग्रुप क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। उसकी विस्तृत जानकारी आपको हिंदी में देंगे कि कौन सा ग्रुप किसके अंडर जाता है और कौन कौन से ग्रुप टैली में होते हैं उदाहरण सहित। चलिए सीखते हैं। तो देखिए, टैली में ग्रुप क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आज आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। तो टैली बनाते समय, टैली में लेजर बनाते समय लेजर का एक ग्रुप का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है। जैसे हम लेजर बना रहे हैं तो उसमें एक ग्रुप का चुनाव करना पड़ता है और एक जैसे लेजर को एक ग्रुप में रखते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्रुप एक तरह के लेजर के समूह का संग्रह है। ठीक है। तो देखिए, टैली RP9 के अंदर या फिर टैली प्राइम में 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप प्राइमरी कहे जाते हैं और 13 ग्रुप सब ग्रुप होते हैं। मतलब टोटल 28 ग्रुप होते हैं टैली में, टैली RP9 के अंदर या फिर टैली प्राइम जो अभी चल रहा है। ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं 28 ग्रुप टैली में, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला हमारा बैंक अकाउंट। देखिए, यहाँ पर बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट का क्या काम है, बैंक अकाउंट किसको कहते हैं, तो जब हम बैंक से संबंधित करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का लेजर बनाते हैं, जैसे हमने लेजर बनाया बैंक से संबंधित। ठीक है। तो जितने भी लेजर बनेंगे वो सब बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर रखे जाएंगे। जैसे SBI बैंक अकाउंट है, PNB बैंक का अकाउंट है, इलाहाबाद बैंक अकाउंट है, इस तरह से। और दूसरा ग्रुप है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, मतलब बैंक OD अकाउंट। तो इसको समझ लेते हैं। जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उस बैंक का लोन का जो लेजर बनाएंगे उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट या बैंक OCC अकाउंट। और दूसरा है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उस बैंक का लोन का जो लेजर बनाएंगे तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट या बैंक OCC अकाउंट किसी भी एक ग्रुप में रखना होगा। उसके बाद है हमारा बैंक डिवीज़न, ब्रांच डिवीज़न। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी जिसका बहुत सारी ब्रांचें हैं, जैसे कोई कंपनी है उसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं, वो भी अलग अलग ज़िले या अलग अलग राज्य में है, तो वह ब्रांच डिवीज़न के द्वारा बैंक अकाउंट खोल सकता है। इसी तरह सभी अकाउंट को हम ब्रांच डिवीज़न के ग्रुप में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। यह कैपिटल अकाउंट जब कोई व्यापारी अपना व्यापार शुरू करता है, जैसे मान लो हमने अपना कोई व्यापार शुरू किया। ठीक है। जैसे हमने अपना व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने के लिए जो हम राशि लगाएंगे अपने व्यापार में, ठीक है, उसके लिए जो लेजर बनाएंगे वो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है। जैसे राम ने 5,000 रुपये लगाकर व्यापार चालू किया। ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आएगा, राम आएगा, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है। LIC चालू की तो LIC अकाउंट। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन, जब कोई ऐसा लोन लेते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी रख कर लोन लिया गया हो, उसे हम सिक्योर लोन के अंतर्गत रखेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे फाइनेंस से कोई लोन लिया या फिर कोई कार लोन फाइनेंस पर ली, बिल्डिंग को गिरवी रखकर लोन लिया या फिर कोई सोना वगैरह रखकर लोन लिया, या फिर कोई जैसे जेवर वगैरह रखकर लोन लिया, तो उसको जो है वो किसमें है, सिक्योर लोन के अंदर आएगा। ठीक। अनसिक्योर लोन क्या होता है, देखिए, जब
हम व्यापार में किसी कारणवश अपने किसी मित्र या किसी संबंधित से कोई लोन लेते हैं, जैसे हमने व्यापार चालू किया, ठीक है। तो व्यापार चालू करने के लिए हम जो है अपने किसी रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त है उससे हम कोई लोन लेते हैं, या फिर किसी दोस्त को हमने मान लो मोटरसाइकिल गिरवी पे रख दी और उससे हमने पैसे ले लिए उधार, ठीक है। तो वो लोन हो गया कौन सा, अनसिक्योर लोन। तो वो अनसिक्योर लोन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद है लोन एंड एडवांस असेट्स। जब आप सैलरी के आधार पर अपने कर्मचारी को सैलरी देते हो तो वह लोन और एडवांस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे, या किसी को एडवांस पेमेंट करना हो तो भी इस ग्रुप में रखेंगे। फिर डिपॉजिट असेट्स। व्यापार में जब भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हम पहले से ही यह निर्धारित होता है कि कितना समय बाद हमें कितना लाभ मिलेगा, जैसे बैंक में एफडी करा दी, या फिर बैंक में आरडी करा दी, या पीपीएफ बॉन्ड, इस तरह के इन्वेस्ट, ठीक है। तो उसके बदले में एक निश्चित समय के बाद हमें जो है ब्याज सहित पैसे मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट असेट्स, ठीक है। तो वो डिपॉजिट असेट के अंदर रखते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। तो व्यापार में जब हम अपनी कोई राशि ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिसमें समय सीमा लाभ पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं और हमको यह भी पता नहीं होता कि लाभ होगा या हानि, और वो भी लाभ या हानि होगा तो कितने समय बाद होगा, तो उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में रखते हैं। जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, लॉटरी वगैरह। जैसे हमने म्यूचुअल फंड जैसे एसबीआई बैंक में हमने जैसे एसआईपी खोल दी, तो एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड है। अब हम खोल तो दी, हमारे 2,000-3,000 रुपये कट रहे हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है कि कितना कट रहा महीने में, कितना नहीं कट रहा, कितना हमें उसका ब्याज मिल रहा, कितना नहीं। तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे किसी फैक्ट्री से संबंधित सभी प्रकार का खर्चा, या हमारे द्वारा किसी वस्तु के निर्माण करने में जो पैसा खर्च होता है, तो वो जो भी जाएगा वो सब सारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। जितना मैंने फैक्ट्री में व्यापार में जितना भी खर्चा है हमारा, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने बिजली का बिल दिया, फैक्ट्री रेंट पे दी, या फिर फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया, या फिर मशीन का सामान लाने के लिए पैसे दिए, तो ये सब जो है एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है। तो ये जितने भी लेजर बनेंगे सब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे। फिर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें देखिए कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। दो शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो खर्चे पूर्व निर्धारित होते हैं, मत के लास्ट में आपका खर्चा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखे जाते हैं। ऑफिस से संबंधित खर्चे बनाएंगे तो उस लेजर का इनडायरेक्ट एक्सपेंस सैलरी पेड। फिर है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, देखिए डायरेक्ट इनकम होती है किसी व्यापार में माल को बेचने पर जो राशि हमें प्राप्त होती है वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है, ठीक है। जैसे हमने कोई सामान बेचा तो उसका पैसा हमें प्राप्त हुआ, तो वो है डायरेक्ट इनकम, ठीक है। जैसे हमने कंप्यूटर अपना हमारा जैसे दुकान है, कंप्यूटर की दुकान है, तो कंप्यूटर दुकान है उसमें हमने जैसे कंप्यूटर बेचा, कीबोर्ड बेचा, तो वो सब आएगा डायरेक्ट इनकम के अंदर, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या है, वह सभी इनकम जो माल को बेचने के अलावा हमें प्राप्त होती है उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। वह सभी इनकम जो माल को बेचने के अलावा हमें प्राप्त होती है उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। इनडायरेक्ट इनकम से संबंधित जो भी लेजर बनाएंगे उसे इनडायरेक्ट ग्रुप में रखेंगे, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। जैसे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ, रेंट का भाड़ा प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ मतलब ब्याज प्राप्त हुआ, तो वो सब क्या है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो देखिए ड्यूटीज एंड कैसे क्या होता है, जैसे जितने भी हमारे टैक्सेस हैं, सरकारी टैक्सेस हैं, वो सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे जीएसटी है, टीडीएस है, टीसी है, बाट है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, सब क्या है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर आएंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा फिक्स असेट्स। टीटू पटेल का मैं चेला हूँ दोस्तों, जरा तनिक उठा के धरियो। उसके बाद आता है फिक्स असेट्स। व्यापार में ऐसी संपत्ति अर्थात सामान जो बेचने के लिए नहीं खरीदी गई है, मतलब व्यापार हमारा है, ठीक है। अब व्यापार में कोई ऐसी संपत्ति है जो बेचने के लिए नहीं खरीदी गई है, उसे व्यापार को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है और वह लंबे समय तक रहती है, उसे फिक्स असेट्स कहते हैं। जैसे हमने अपने व्यापार में मशीन खरीदी, अब मशीन भाई बेचने के लिए तो नहीं खरीदेंगे, मशीन तो रहेगी, चलेगी, मशीन से माल निकलेगा, बिकेगा, तो मशीन जो है स्थायी रहेगी। ठीक है। बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने खरीद ली, बिल्डिंग बेचने के लिए थोड़ी खरीदी, बिल्डिंग हमारी रहेगी हमेशा के लिए। जैसे लैंड है या फिर कंप्यूटर हमने ले लिया, कंप्यूटर हमेशा रहेगा क्योंकि कंप्यूटर का काम रहता है। फर्नीचर है, तो ये जो है फिक्स असेट्स हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद फिर आता है हमारा प्रोविज़न। प्रोविज़न देखो क्या है, ये कौन सा है ग्रुप, व्यापार में भविष्य कोष से बचने के लिए कुछ फंड बनाने पड़ते हैं, उन्हें ही प्रोविज़न कहते हैं। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स, जैसे हमारा डूबता हुआ ऋण है वो प्रोविज़न ग्रुप के अंतर्गत आएगा। इनकम टैक्स है वो भी प्रोविज़न के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है परचेज अकाउंट। तो व्यापार में हम जो भी माल खरीदते हैं और खरीदे गए माल को रिटर्न करते हैं, जैसे व्यापार में हमने कोई भी माल खरीदा और ख़रीदने के बाद कुछ माल हमारे पास ख़राब निकल गया, उसको हम रिटर्न करते हैं, तो वो जितने भी लेजर हैं वो सब परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है सेल्स अकाउंट। जब भी किसी बिजनेस में, व्यापार में अपने माल को बेचते हैं, सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, और सेल किए हुए माल पे मतलब हमने किसी ग्राहक को सेल किया है माल वो, और जो सेल किया तो ग्राहक ने हमें कुछ ख़राब ग्राहक के पास पहुंचा, उसने हमें रिटर्न किया, तो उन सभी के लेजर्स को हम सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर। व्यापार में हम जिस व्यक्ति या पार्टीज या ट्रेडर्स से उधार माल खरीदते हैं, ठीक है, जिससे हमने मान लो किसी से उधार माल खरीदा, ठीक है, व्यापार में किसी भी पार्टी किसी से भी उधार माल खरीदेंगे तो उनके जितने भी लेजर बनेंगे वो सब सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनेंगे। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद है सन्ड्री डेबिटर। व्यापार में हम जिन लोगों से अपना माल उधार बेचते हैं, व्यापार में मतलब बिजनेस है हमारा, बिजनेस में जिन लोगों को हम अपना उधार माल सेल करेंगे, ठीक है, तो वो सब लेजर जो है किस में जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है कैश इन हैंड। व्यापार में जो राशि हमें प्राप्त होती है, नगद प्राप्त होती है, व्यापार में मान लो हमने सामान बेचा 5,000 का, वो हमें नगद प्राप्त हो रहा हाथों हाथ, ठीक है, किसी व्यक्ति से हमें मनी प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो वो जितने भी लेजर हैं किस ग्रुप में जाएंगे, कैश इन हैंड के ग्रुप में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज़। अब देखिए व्यापार में कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिसको पैसा देना या फिर लेना हमारा दायित्व होता है। मान लीजिए आपके व्यापार में कोई कर्मचारी है और उसका सैलरी पिछले मंथ का या पिछले साल का बाकी है, तो उसका पैसा देना हमारा दायित्व है। या आप किसी बैंक से लोन लिए हैं तो वह बैंक का पैसा रिटर्न करना समय अवधि के अनुसार हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज़ है। तो इस प्रकार की जितने भी लेजर हैं वो करंट लायबिलिटीज़ ग्रुप के अंतर्गत रखे जाएंगे। रिवर्स सरप्लस। बिजनेस में कुछ ऐसे लेजर्स बनाने पड़ते हैं जो भविष्य की प्लानिंग के लिए पैसे रखने होते हैं, उसके लिए जो लेजर बनाया जाता है उसे रिवर्स या सरप्लस ग्रुप में रखते हैं।
सस्पेंस अकाउंट, व्यापार में कुछ ऐसे राशि होती है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि वह किस प्रकार की राशि है, तो उससे संबंधित जो लेजर बनाएंगे उन्हें सस्पेंस अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद आता है स्टॉक इन हैंड। बिजनेस में कुछ कच्चे माल, रॉ मटेरियल किसी वस्तु के निर्माण के लिए मांगना पड़ता है, तो उस सभी प्रकार के कच्चे माल, रॉ मटेरियल के लेजर को हम स्टॉक इन हैंड ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप क्या होते हैं और टैली में कौन कौन से ग्रुप होते हैं और वो ग्रुप कौन से लेजर किस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो चलिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद मित्रों।